जय हिंद साथियों। ये हमारी भारतीय सेना आरटीजेसीओ पाठ्यक्रम नया अपडेट हुआ है। जो कई साथी परेशान थे तो इस पर हमारी जो लेक्चर है, जो क्लास है, वो केवल इसी पर है। और सेकंड पेपर आपके लिए ज़्यादा सिलेबस जान लेना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो जो बहुत ज़रूरी, आपको इसी में हम दोनों पेपर का डिस्कस कर लेंगे सिलेबस। पहले में भी कुछ मौलिक अंतर आया है, कुछ बदलाव हुए हैं, तो उनको भी हम लोगों को समझ लेना है। तो आप लोगों को पहले समझने पेपर 1 सेकंड परीक्षा 25-26 के लिए पंडित गोरखा ग्रंथी मौलवी सुन्नी सिया पादरी बौद्ध भिक्षु महायान श्रेणियों के लिए धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन अधिकारी के लिए नवीनतम और विस्तृत पाठ्यक्रम है। थोड़ी जो मैं जोड़ दूंगा जिन शब्दों पर, उस पर गौर करना है, ठीक है। अब हमारा पाठ्यक्रम पेपर 1 का है, जो जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता। अब इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना है, इसी को हमारा जनरल साइंस बोलते हैं। तो अब भारत का उपमहाद्वीप का भूगोल, मैंने उपमहाद्वीप कई आपको भूगोल में ऑप्शन में जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें मैंने आपको समझाया है कि कितने देश आते हैं हमारे उपमहाद्वीप में। और इसका मतलब होता है कि आप सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों में कौन सी घटनाएं हुई हैं, कौन सा आपका पड़ोसी देश सीमा साझा करता है, कौन समुद्री करता है, कोई प्रादेशिक करता है, कैसी कौन सी है। तो इसका एक एक शब्द देख लेंगे, भौगोलिक क्षेत्र। और इसके देखो, अब मैंने आप बताया ये सीमा से संबंधित जलवायु परिस्थितियाँ क्या है हमारे देश की, पर्यावरण, वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, ये सारे इसी से है। संसाधन, अवधारणा और उनका प्रभाव, संसाधन से प्रश्न जरूर बना लिए जाते हैं और वन्यजीव संरक्षण से भी आते हैं। भूमि और जल, इसका भी आपको पता होना चाहिए। खनिज, कृषि से भी एक प्रश्न डाल देते हैं, खनिज से भी डालते हैं, सबको पता है। औद्योगिक विकास, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन और संचार। देखो, संचार से भी प्रश्न आप लोगों ने सभी ने देखा है कि पिछली बार डाला हुआ था। वाणिज्य से भी आप लोगों को पता है कि डाला हुआ था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भारतीय इतिहास पर। इसमें तथ्य, प्रगति, विकास, ये शब्द है। विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं की सफलता और असफलता के कारण, जितने भी हमारे यहाँ पर आंदोलन हुए हैं, जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, कौन से सफल हुए हैं, कौन से असफल हुए हैं, और असफल का मूलतः कारण क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित अवधि से संबंधित भारतीय उपमहाद्वीप और समाज पर प्रभाव, इस पर समाज पर क्या प्रभाव, जो हमारे भारत समाज है उस पर क्या प्रभाव रहा है। 3000 ईसा पूर्व से 700, इसमें सारा कुछ आ जाता है। 3000 में सिंधु सभ्यता आ जाती है, हमारा वैदिक युग आ जाता है, उत्तर वैदिक युग आ जाता है। केवल ये हमारा बौद्ध और जैन धर्म के तक, ठीक है। महाजनपद काल इसी में आ जाता है, यहाँ तक पढ़ना। फिर 700 से 1700 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से ईस्वी, ध्यान देना है। 700 ईस्वी से अब हमारा यहाँ से इस्लाम का आगमन हो जाता है शुरू, इस पर थोड़ी ध्यान देते चलना है। फिर 1700 हमारा जो आ जाएगा बीच में, मुगल काल, पूरा इस्लाम काल। और फिर आ जाएंगे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या औपनिवेशिक काल पर, तो 1700 से 1947 तक। इसकी थोड़ी हमको मोटा मोटी जानकारी रखनी है, ज़्यादा इतिहास में ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करना है। 2-3 प्रश्न बनेंगे, कोशिश करेंगे कि हमसे बन जाए। यदि एक आध प्रश्न नहीं भी बनता है तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की चिंता नहीं है, ठीक है। अब भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत, ये समझ लेंगे हम लोग। देखो, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत ये 4 पार्टों में, 5 पार्टों में बटा हुआ है। मैंने पहला बताया आपको भूगोल, दूसरा हो गया हमारा इतिहास, अब तीसरा है हमारा भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत। इसमें हम लोगों को समझना है भारतीय संविधान, ये थोड़ा समझ लेना है अच्छी तरह। पहला तो हमारा ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है संविधान, उसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है मौलिक अधिकार, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सभी नागरिकों को प्रदत्त है। फिर समाज और राष्ट्र, अभी हमारे वर्तमान में समाज में क्या चुनौतियां चल रही हैं और राष्ट्र हमारा कैसे आगे बढ़ रहा है। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां, ये भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र की चुनौतियों का मतलब होता है कि कौन से नागरिक कौन से अपने अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ अशांति कहाँ कहाँ अपना मान सकते हैं कि विद्रोह हो रहा है, या कौन कौन से समाज, या मान लेते हैं कोई विशेष वर्ग, किस समाज जो हमारी सरकारी नीति है किनसे असंतुष्ट है, ये होता है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। हमारे समाज में समस्याएं, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता, भारत की अर्थव्यवस्था, देखो 3 तो इसमें से आ गए निकल के। पहला तो हमारा संविधान, दूसरा आ गया हमारा भारत की अर्थव्यवस्था,
ये आ गए दो विषय स्पेशल है इसमें। फिर हमारे सारे संबंधित हैं हमारे भारत की वर्तमान की घटनाओं से, इसको हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय पर। अब थोड़ा हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से नीचे आएंगे। राष्ट्रीय समसामयिकी मतलब समकालीन। अब राष्ट्रीय में हम लोगों को देख लेना है हालिया आधुनिक विकास। अभी वर्तमान में जो भी हम लोगों ने रक्षा क्षेत्र में, चाहे वो औद्योगिक से किसी भी क्षेत्र में जो विकास किए हों, विदेश नीति में हमारा क्या उपलब्धि हासिल की है, रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने क्या उपलब्धि हासिल की है, कला में, विज्ञान एवं संस्कृति में, खेल में, राजनीतिक घटनाक्रम क्या हुए हैं हमारे यहाँ पर, नवीनतम घटनाक्रम क्या है। ये हो गई हमारी कुल राष्ट्र की। अब अंतर्राष्ट्रीय में कहाँ कहाँ पर याद रखना है, देखो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र को आपको विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ लेना है। भारत के पड़ोसी देश, इनको आपको स्पेशली पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान समस्याएं, ये आपको पता कर बिल्कुल रखनी चाहिए कि कौन सा देश कहाँ किससे युद्ध लड़ रहा है, कहाँ आंतरिक अशांति है, कहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है। वर्तमान स्तर समस्या, कला, विज्ञान एवं संस्कृति, खेल, नवीनतम घटना है। तो वो ये राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमसे खेल पूछे जा सकते हैं। क्या क्या विज्ञान ने हमारे यहाँ पर उन्नति कर ली है विश्व में, ये भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा हम लोगों को गौर करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोगों को इसी में PDF उपलब्ध करा दूंगा दोनों पेपरों की। आप लोग PDF डाउनलोड करके भी आप लोग प्रिंट करवा कर उसी के आधार पर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा समझने में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पेपर सेकंड का है, लेकिन ये हिंदू धर्म का है, और ऐसे मुस्लिम धर्म का ये सारी चीज़ें हैं, आपको देख लेना है। हिंदू धर्म में अनुष्ठान, नामकरण, यज्ञोपवीत, जितने भी संस्कार हैं हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, ऐसे ही आप अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ समझ लेना है, ठीक है। प्रवचन देश और राष्ट्रीय क्षेत्रीय त्योहारों पर, ये आप लोगों को प्रवचन किसी भी क्षेत्र में किसी पर मुद्दे पर भी आना चाहिए, ये हमारे इंटरव्यू की दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो साइकोलॉजी के पिछली बार 10 से 10 प्रश्न पूछे गए थे, अब उसमें शायद ज़्यादा प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। यदि ज़्यादा बनाएंगे तो फिर वो धर्म से आपको कैसे आपके ज्ञान से अवगत होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा प्रश्न बनाए। लेकिन देख लेना है कि किस किस क्षेत्र में हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रेरणा पर प्रश्न सभी धर्मों के लिए एक जैसे होंगे, ये पेपर सेकंड में है। अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा, मूल्य और नैतिकता, ये मैं जितने भी जो भी हमारी शुरू से साइकोलॉजी की क्लास लेता है उसको थोड़ी थोड़ी ये मूल्य और नैतिकता समझ में आती होगी कि मूल्य क्या होती है, नैतिकता। अच्छे सैनिक बनने की प्रेरणा, व्यक्तित्व विकास और चरित्र। मैंने कई बार समझाया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके नागरिक और सैनिक बनने में। स्वयं से पहले देश की सेवा की प्रेरणा आपके अंदर है कि नहीं है, ये ज़्यादा चेक की जाती है। ये इंटरव्यू, ये वाले जितने टॉपिक हैं ये इंटरव्यू से ज़्यादा संबंधित है, लेकिन इसी के आधार पर आपसे सेकंड पेपर में भी प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। और स्वयं से पहले देश की प्रेरणा। अब चौथा है खेल कूद की प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है, युद्ध ऑपरेशन के समय आप प्रेरणा कैसे देंगे। व्यसन और नशा मुक्ति पर परामर्श आपको आता है, आपके अंदर वो क्षमता है ऐसा करने की। बीमार व्यक्तियों की काउंसलिंग आप कैसे करेंगे, कैदियों की काउंसलिंग कैसे करेंगे। पारिवारिक संबंधों पर परामर्श आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, बच्चों पर परामर्श आपको पता है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर 10 ये पूरे मैं वो बता दूं कि साइकोलॉजी के ऑप्शन आपके पास टॉपिक है, इसके आधार पर आपसे वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अब आपको इन सबको समझना है, सीखना है, और इसी के आधार पर आपको साइकोलॉजी के प्रश्नों की तैयारी करनी है। और जो हमारे पेपर सेकंड के लिए महत्वपूर्ण वो उसी आधार पर हमारा इंटरव्यू होता है। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि हर आधार से जितने 10 टॉपिक इसी के सारे आधारों पर आपसे प्रश्न किए जाए। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं आपसे 2 से 3 स्थिति में साइकोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सारी स्थितियों में आपसे एक एक प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो ऐसे हम लोगों को तैयारी करते चल रहा है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हिंदू धर्म से संबंधित मेरे पास जो ट्रेनिंग कर चुके धर्मगुरु और INI में जितने भी जो फर्स्ट पर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया वो आपको पढ़ाएंगे।
तो हिंदू वालों की में हमारे पास उपलब्धता है, वो आप लोगों को सुबह 6 बजे से क्लास आएगी हमारी। साइकोलॉजी की दिन में 12 बजे से आएगी, और ये जो हमारा जीके की या करंट की क्लास आएगी वो आएगी हमारी शाम को 6 बजे। तो तीनों क्लासें हम लोग परमानेंट चलते रहेंगे। जो जिस विषय में अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हो वो परमानेंट पूरी क्लासें फॉलो करेगा। फिर बाद में हमसे परामर्श कर सकता है कि आप लोगों के अंदर कुछ ज्ञान का विकास हुआ है, कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हो रहा है। जितना हम लोग घबराहट करते हैं इस सारे विषयों पर, तो वो आपकी सारी चुनौतियां हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने प्लान बनाया था कि इंटरव्यू यदि हम लोगों की बन जाएगी तो वहाँ पर 2 हमारे जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट जो जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ट्रेनिंग में जीसीयू की, तो वो हमारे इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन आएंगे। ऑनलाइन उनको परमिशन होती नहीं है पढ़ाने की, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसमें भी वो सामने नहीं आएंगे, केवल आपको वॉइस से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। और हो सकता है कि जितनी भी वीडियो मेरी बस सामने से आएगी, क्योंकि उन लोगों को पाबंदी अब वो सिलेक्ट हो चुके हैं परमानेंट के लिए, तो उनके लिए बहुत सारी ऐसी पाबंदियाँ होती हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लेना है, और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप लोग डाउनलोड कर लेना है यदि आपको लगे, और चिपका लेना है अपने रूम में जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं, स्टडी रूम में, और फिर उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, धन्यवाद।